नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक है लेके आए हैं वो ज्योग्राफी का लेकर के आए हैं। और आपने क्लास 10th की एनसीईआरटी देखी होगी, उसी से संबंधित है। एनसीईआरटी का मतलब कि जो आपके प्रॉपर जो एग्जामिनेशन में फॉलो की जाती हैं वो, ठीक है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे आज, वो हम भारत का भूगोल या भारत के सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत, तो ये हम इसमें जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, चैप्टरों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कहाँ से कितना पढ़ना है कि हमारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाए हमको, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ, ज्योग्राफी का पहला ही चैप्टर है संसाधन एवं विकास। और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर इसका होगा वन एवं वन्यजीव संसाधन और जल संसाधन और कृषि, खनिज, ऊर्जा, सब उद्योग। ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक एक कर करके सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे और समझेंगे। और आपको देखने को यहाँ से मिलेगा कि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा, आपको यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपको बड़ी आसानी से आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको विश्वास है तो पूरा लेक्चर देखिएगा और लेक्चर को समझिएगा और चैनल को शेयर जरूर किया करिए और अन्य दोस्तों तक पहुँचाया करिए और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। जिससे हमें क्या है कि हमें भी ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलने से क्या होता है कि हमें और भी हम लोग वीडियो बनाने और लोगों तक अपनी बातों को या चैप्टरों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और यहीं पे हमारा रुक जाता है। यानी कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को शेयर करें, ठीक है। अब आइए, अगर हम संसाधन की बात करें तो संसाधन क्या है। देखिए, अगर नॉर्मली मैं बात करूं कि संसाधन होता क्या है, तो संसाधन सिंपल सी बात है कि जो हमारे काम को बड़ा आसान कर दे, यानी कि वो हमारे लिए संसाधन है। जैसे कि अगर एग्जांपल की मैं बात करूं कि आपको मुंबई से दिल्ली को जाना है, तो हमारे लिए संसाधन के रूप में कई चीज़ हैं। रिसोर्सेज के रूप में या तो मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से चला जाऊँ, ठीक है, या मैं क्या करूँ किसी ट्रैवलिंग एजेंट से कोई गाड़ी बुक करूँ और चला जाऊँ, या फिर मैं रेलवे के माध्यम से चला जाऊँ, या फिर मैं वायुयान के माध्यम से चला जाऊँ। यानी कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ कई तरह के संसाधन हैं और जो हमारे काम को मुझे क्या कर रहे हैं, मुंबई से दिल्ली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यानी कि आसानी से मैं कह सकता हूं, जो मेरे काम को आसान कर दे और मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा दे, वही संसाधन है, ठीक है। अब संसाधन की डेफिनेशन कई लोग कई तरीके से बताते हैं, लेकिन आप अपने अप्रोच से लिखेंगे तो आपको नंबर वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है कि संसाधन के विषय में हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, और इसके लिखा है जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वही संसाधन है। ये बहुत टफ डेफिनेशन हो जाती है, लेकिन इसको आप आसानी वे में समझें कि संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है। अब पर्यावरण में उपलब्ध यानी कि पर्यावरण में उपलब्ध, यहीं से आप समझने की कोशिश कीजिएगा पर्यावरण में क्या क्या उपलब्ध है। भाई, पर्यावरण में हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है, पेड़, ठीक है, वनस्पति, ठीक, इसके अलावा जल, इसके अलावा खनिज, ठीक है, और इसके अलावा लौह संसाधन, ठीक है। यानी कि बहुत सारे संसाधन जो हमारे यहाँ का पृथ्वी पर उपलब्ध हैं या पर्यावरण में उपलब्ध हैं। और क्या कह रहा है, प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। यानी कि जो भी संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उनमें से प्रत्येक वस्तु हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे लक्ष्य तक या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता है, वहाँ तक की हमें इनका यूटिलाइज करके वहाँ तक पहुँच जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें लिखा है जिसको बनाने के लिए, यानी कि जिसको बनाने के लिए क्या प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, अलग अलग टेक्नोलॉजी। अब आप देख रहे हैं कि किसी भी संसाधन को बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। छोटी से छोटी मशीनें आ चुकी हैं, बड़ी से बड़ी मशीनें आ चुकी है, ठीक है, जो हर चीज़ को बना सकती है, हर चीज़ को दिखा सकती है, किसी भी चीज़ का मतलब अनेकों तरह की चीज़ें आ चुकी हैं जो उसे टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी तरफ आर्थिक, आर्थिक का मतलब इकोनॉमिकल रूप से उपलब्ध है, यानी संभव है। यानी कि इकोनॉमिकल का मतलब ये हो गया कि आपके बजट में ही है, आपके बजट से बाहर नहीं है। यानी कि आप अगर आपके पास बजट है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी कि इसका आपके कल्चर रूप से भी इसको डिफाइन किया जाएगा या मान्य है, वो आपके लिए एक संसाधन है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ संसाधन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि संसाधन आखिर में है क्या। लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन बताई, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, आप इसको लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको नंबर
देखने को मिलेगा। दूसरी चीज अब आ जाएगी, अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो संसाधन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक कौन सा संसाधन है, एक है आपका प्राकृतिक संसाधन है और दूसरा आपका मानवीय संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन को हम बोलते हैं क्या, नवीकरणीय, यानी इसका पहला टाइप जो है वो क्या है, नवीकरणीय योग्य, यानी जिसको हम रेन्यूअल कर सकते हैं, ऐसे संसाधन जिसको हम बार बार यूटिलाइज करने के लिए रिचार्ज कर ले। जैसे आपको सिंपल सी बात कि रेन्यूअल क्या होता है, रेन्यूअल करने का मतलब ही क्या है, रेन्यूअल का मतलब ही यही होता है कि आप उसको बार बार क्या करें, बार बार उसकी ऊर्जा का यूज करें। जैसे आप मोबाइल का जब आप देखते होंगे कि आपका रिचार्ज हो जाता है या मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, तो आप दोबारा पुनः उसको क्या करते हैं, चार्जिंग पॉइंट में लगा करके चार्ज कर लेते हैं और फिर से उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो यानी कि इस तरह के संसाधन को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेन्यूअली, यानी कि बार बार उसका यूज करना, नवीकरण करना। ठीक है, तो जैसे कि ये पेन है, अब पेन में इंक चल रही है और इस इंक में जितना भी ये इंक से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब असल में बात क्या है कि मान लीजिए ये इंक खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद मैं इसमें फिर से इंक डाल लूंगा, डालने के बाद क्या हो जाएगा, इसका फिर से नवीनीकरण हो जाएगा। तो यही चीज है नवीकरण योग्य संसाधन, इसी को बोलते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, रेन्युअल रिसोर्सेज। ठीक, इसके कितने प्रकार है, इसके देखिए 2 प्रकार है। एक पहला तो क्या है, पहला एक सतत प्रवाह है, यानी कि एक सतत या फ्लो जिसे बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है क्या है, दूसरा दे रखा है जैव संसाधन। जो जैव संसाधन है ये 2 टाइप के होते हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति इसमें शामिल की जाती है और वन्यजीव को इसमें शामिल किया जाता है। सतत प्रवाह में क्या क्या आता है, सतत प्रवाह जो हमेशा निरंतर चलती रहे, रुके नहीं, जैसे कि जल संसाधन जो है, जल हमेशा चलता रहता है, कहीं रुकता नहीं, यानी कि चलने वाली है। और दूसरा हवा, यानी कि अगर एग्जाम्पल आपसे वहां पूछ लेगा कि निम्न में से सतत प्रवाह कौन सा है, निम्नलिखित में से सतत प्रवाह में क्या क्या शामिल है, एग्जाम्पल दे दे जल, ठीक है, उसके बाद दे दे पवन, उसके बाद भूमि। ठीक है, तो आपको अगर ये पता है तो इनमें से आप टिक कर सकते हैं कि हाँ जल चीज क्या है, सतत प्रवाह है। दूसरी चीज, अब इसमें आ जाओ, आप ये समझो कि प्राकृतिक जैव संसाधन में 2 चीजें शामिल होती हैं, एक होती है प्राकृतिक और दूसरा होता है वन्यजीव। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, अगल बगल की चीजें हैं, ये प्राकृतिक वनस्पतियां इनमें शामिल कर ली जाती है। और दूसरी तरफ वन्यजीव, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वन्यजीव कहाँ रहेंगे भाई, वन्यजीव वनों के लिए, यानी कि जो पशु हैं उनके लिए कौन सा संसाधन है, रहने के लिए वन है, तो वो वन में ही रहेंगे। और वन्यजीव संसाधन क्या है, जैसे पशु हैं, पेड़ है, पशु है, ठीक है, हाथी है हमारे पास, ठीक है, चीता है, शेर है, ठीक है, हिरन है, ये सब क्या है, वन्यजीव संसाधन है। तो इसको बोला जाता है वन्यजीव संसाधन। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे प्राकृतिक वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, वो इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो नवीकरण योग्य आपको संसाधन समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा अनवीकरण योग्य जिसका हम रेन्युअली नहीं कर सकते, जैसे कि पुनः चक्रीय धातु, जैसे कि और अचक्रीय जीवाश्म ईंधन, अनवीकरण योग्य। अब कोई धातु है, धातु का मतलब समझ रहे हैं, मेटल, किसी भी मेटल है, अब मेटल को बनाने के बाद उसका फिर से कितनी बार शोधन किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए सोना है, आपके पास अगर गोल्ड होगा तो आप उसको देखते हुए टूट गया है, फिर से उसको हम क्या कर ले रहे हैं, तोड़ने के बाद उसको हम आसानी से या उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि ले जा करके, जो भी हमारे यहाँ सुनार है वगैरह है उनके यहाँ ले जा करके उसका पुनः चक्रीय आप करा सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा फिर से उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन आप कहें कि जहां से लोहा मिला है उस लोहे को बना करके परिवर्तन, हाँ मेटल है, मेटल को आप एक रूप दे सकते हैं कि अलग चीजों में, संसाधन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लोहा है, तो उस लोहे को आप क्या करते हैं, लोहार के पास ले जाकर के आसानी से किसी चीज में कन्वर्ट करा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, वो बार बार आप परिवर्तन, पुनः चक्रीय इसी को कहा गया है कि आप फिर से उसको बार बार परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी तरफ लिखा है अचक्रीय, जिसका कुछ नहीं हो सकता भैया, जैसे कि फ्यूल क्या है या पेट्रोल क्या है, पेट्रोल का मतलब समझ रहे हैं, जो गाड़ी में डलाया जाता है वही पेट्रोल का मतलब ये है कि आप उस पेट्रोल का यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद वो पुनः खत्म हो जा रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि फिर से दोबारा वो आ जाएगा, यानी कि वो क्या है, इस प्रकार के संसाधन को हम क्या बोलते हैं, अचक्रीय संसाधन या जीवाश्म ईंधन, जिसका यूटिलाइज हम कर रहे हैं आज के युग में गाड़ियों को चलाने के लिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि मानवीय संसाधन देखा है। मानवीय संसाधन में 2 चीजें यहाँ बात की गई है, एक देखा है संरचनात्मक एवं संस्थागत, और एक होता है मात्रक एवं गुणात्मक।
तो देखिए, संरचनात्मक का मतलब होता है कि जिसको आपने बना दिया, संरचना दे दी, या फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आपने डेवलप कर लिया, ठीक है। ऐसे और संस्थाएं, यानी कि जो संस्थाएं उसके पीछे काम कर रही हैं, मानव के द्वारा निर्मित है। मानव निर्मित, जैसे कि पेन, ये पेन को संस्था बना रही है, हम नहीं बना रहे हैं। यानी कि पेन को क्या कर रही है, कॉपी किताब ये सब कौन छाप रहा है, ये सब संस्थाएं छाप रही हैं, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इनके लिए बन चुकी हैं। तो ये मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। और ये मात्रक और गुणात्मक का मतलब क्या है? मात्रक का मतलब, मात्रा एवं गुणात्मक का मतलब ये है कि कितने नंबर को कितने क्वांटिटी में आपको करना है, ये डिपेंड करता है। अब इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ संसाधनों को मैंने यहाँ लिखा है कि किसके आधार पर कौन कौन संसाधन बटे हुए हैं। तो इसमें देखिए, पहला लिखा है जैव और अजैव संसाधन। तो जैव और अजैव, जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो जिसमें जीवन पाया जाता है, सीधी सी बात है। कि अजैव संसाधन का मतलब ये होता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, ठीक है। अजैव संसाधन यानी मृत चीजें होती हैं, उसे बोला जाता है। समयाप्ता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा कितने संसाधन होते हैं, तो समयाप्ता के आधार पर भी दो ही पाए जाते हैं, एक नवीकरण और एक अनवीकरण योग्य, जिसे मैंने आपको डिटेल समझा दिया। स्वामित्व के आधार पर, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनरशिप के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर देखिए अलग अलग संसाधन है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग संसाधन है। जितना जिस देश में जितना संसाधन होगा उससे उतना ही देश विकास करेगा और उतना ही ज्यादा वो डेवलप करेगा। ये चीज आप ध्यान रखिए, जिसके पास जितना संसाधन होता है उस संसाधन से उतना ही वो विकसित होता चला जाता है। तो पहला तो व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत संसाधन, जैसे मान लीजिए कि आपके अब्बा ने कुआं खुदवाया और उस कुएं को क्या किया कि उसका पानी, अब उस पानी को कौन पिएगा, यानी कि आपके घर वाले, ठीक है। अब वो घर वाले पिएंगे, यानी कि आपको पर्सनल है, आप किसी और को नहीं दे सकते हैं कि भैया आओ हमारे यहाँ से पानी भर भर के ले जाओ। आपने पर्सनली ही उसका यूज किया है, यानी इस प्रकार के संसाधन को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं, यानी कि जो अपने लिए यूज किया जाए, ठीक है। अब समुदाय, अब जैसे भैया आप लोग हैं शादी विवाह कराते हैं, तो आप लोग सामुदायिक का मतलब क्या समझते हैं, कॉमन, सभी के लिए। अब मान लीजिए कि जनता ने क्या किया, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी के लिए क्या किया, एक हॉस्पिटल बना दिया। तो अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो 1 रुपए पर्चे पे काम कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट ने जो संसाधन आपको दे दिया, तो वहां सभी लोग जाकर के क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं, यानी कि कॉमन रिसोर्सेज, सभी लोग यूज कर सके, ठीक है। अस्पताल गए, आपने 1 रुपए का पर्चा लिया, आप दूसरा जो बंदा आ रहा है वो भी 1 रुपए का पर्चा ले रहा है, यानी कि सभी के लिए। यानी कि इस प्रकार के संसाधन को यानी सामुदायिक का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको संसाधन दे दिया गया है, या गवर्नमेंट ने सबके लिए एक समान रूप से बना दिया है, उस संसाधन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन संसाधन। इसके अलावा अब राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होता है जिस पर राष्ट्र का पूरी तरीके से स्वामित्व पाया जाता है, यानी कि हमारा देश है, हमारे देश का संसाधन हमारे लिए है, तो हमारे देश के लिए, हमारे लिए भी यूज हो रहा है, यानी कि राष्ट्र का है वो सर राष्ट्रीय संसाधन, यानी गवर्नमेंट का पूरी तरीके से उस पर हक है। यानी गवर्नमेंट चाहे तो उसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकती है, किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि आप जब भारत है, भारत के अगल बगल हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब यानी सभी देशों के पास खाड़ियां, देश है, खाड़ी वगैरह है, खाड़ी, बहुत सारी खाड़ियां देखी होगी आपने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जगह है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये हो गया इंटरनेशनल संसाधन, जिस पर सभी देश क्या है कि अपना अपना थोड़ा हिस्सा ले रखे हैं। कहने का मतलब है कि कुछ हिस्सा उनको दे दिया गया है, समुद्री हिस्सा कुछ उनको दे दिया गया, कुछ चाइना को दे दिया गया, कुछ पाकिस्तान को दे दिया गया है, कुछ अलग अलग, यानी जहां तक उनकी पहुंच है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कि आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत सारे मछुआरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो चले आते हैं मछली मारने के लिए, यानी कि वो मछली मारने का उनको हक किसने दे रखा है? आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो दूर निकल जाए तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं समुद्र का विभाजन हो गया है वहां पे। जब समुद्र का विभाजन हो चुका है तो यानी कि उनका और यहाँ तक कि इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल का मतलब ये हो गया कि उनके बीच में एक सीमा बना दी गई कि भैया आप जो है यहीं तक इसका यूज करेंगे। कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन है कि एक सीमा से दूसरे सीमा तक ही आप, यानी दूसरे देश के सीमा तक ही यूज कर पाएंगे, उससे आगे अगर बढ़ गए तो भैया पेनाल्टी लग जाएगी। तो इस प्रकार के संसाधन को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं, ठीक। अब विकास के आधार पर एक संभावित संसाधन होता है
और एक विकसित संसाधन होता है और इसके लिए भंडारित किया जाता है और संचित कोष बनाया जाता है। ये क्या क्या है? अब देखिए, संभावी का मतलब यह है कि अनेक तरह के हमारे यहाँ लोग हैं और हमेशा संभावना किया जाता है कि भैया यहाँ कुछ संसाधन मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब जैसे कि कर्नाटक वगैरह में सोना वगैरह, हीरा वगैरह ये सब मिलता है। ठीक है, और आपको झारखंड में क्या है कि कोयले के खादान पाए जाते हैं, तो यानी कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे संभावनाएं की जाती है कि और सारे संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जिसकी संभावना की जाए वो संभावी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपको विकसित संसाधन वो संसाधन होते हैं जो पूरी तरीके से डेवलप है। डेवलप का मतलब है पूरी तरीके से उसको विकास कर चुके हैं, यानी विकसित हो चुके हैं, उनमें कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी, बस थोड़ा बहुत अपडेट कर देना है। उस प्रकार के संसाधन को हम विकसित संसाधन कह सकते हैं। अब इसमें लिखा है भंडार। देखिए, जब हमारे पास संसाधन की उपलब्धता हो जाती है तो हम भंडारण करते हैं। भंडारण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें आपने प्रोडक्ट को बना लिया और उस प्रोडक्ट को एक जगह आपने इकट्ठा कर दिया, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? भंडार। ठीक है, इसके अलावा संचित कोष क्या होता है? संचित कोष यानी कि जिसे हम बोलते हैं रिजर्व फंड, रिजर्व फंड बोल सकते हैं। तो रिजर्व फंड रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पता है कि कभी भी आप खुद भी एक एग्जांपल लीजिए कि आप अगर आपके घर में बड़े हैं तो आपको, या फिर शादी विवाह हो चुका है तो आप एक अलग से एक रिजर्व फंड रखते होंगे कि कभी भी किसी भी समय जब आकस्मिकता आ जाए, यानी कि कैजुअल आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ से निकाल कर के उस पैसे को आप खर्च कर सकें। इसी तरीके से हमारे यहाँ संचित कोष या संचित भंडार बनाए गए हैं। इस तरीके का कोष बनाया गया है कि वहाँ से जितने भी संसाधन है वो यूज करके आप क्या कर सकते हैं? उसका प्रयोग कर सकते हैं आने वाले समय में। अगर खत्म हो गए तो मान लीजिए जैसे कि पेट्रोलियम खत्म हो गया तो उसको भी कहीं ना कहीं संचित किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी कहीं ना कहीं संचित किया जाता है। ये सारे इस तरह के संसाधन हैं, तो इसे हम संचित कोष संसाधन बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये आपको लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई चीज़ ऐसी बच गई है तो आप इसको जरूर, ये तो मैंने सिर्फ आज आपको बताया संसाधन। अभी इसमें और भी इसके पार्ट 2 पार्ट 3 यानी कि इसी में आप पढ़ेंगे संसाधन का किस तरीके से अत्यंत दोहन हो रहा है, उसके लिए कौन से रूल और रेगुलेशन बने हैं, किस तरह के एक्ट बने हैं। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें मिट्टियों का वर्गीकरण है वो बचा हुआ है। तो ये आपका पार्ट 1 है, आप यहाँ तक समझिए। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।